Hello students, welcome to Educate. Today we'll be continuing with the fifth chapter of your class 11th NCERT history और इस chapter का नाम था Changing Cultural Traditions. So up until now we have understood कि कैसे reformations आ रही थी within Christianity, feudalism का जो ये structure था inherently by birth superior होने का ये challenge किया जा रहा था, how women's lives were different when it came to merchant communities, artisans, etc. and realism, humanism, all these changes, art, science, इन सब की डेवलपमेंट के बारे में हम देख चुके थे. चर्च का रोल कैसा था और अब चर्च कैसे चेंज हो रहा था, विल बी रीडिंग फर्दर अबाउट दैट. मीनवाइल वी वर लुकिंग एट विलियम टिंडेल, जो कि बेसिकली एक लूथरन थे. ही वाज एन इंग्लिश लूथरन जिन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था समवेयर अराउंड 1506, अर्ली 16th सेंचुरी. नाउ इन्होंने प्रोटेस्टेंट यूनिट्स को बहुत ज्यादा डिफेंड करते हुए एक पेपर लिखा है. In this, they all be agreed to drive you from the knowledge of the scripture, and that ye shall not have the text thereof in the mother tongue, and to keep the world still in darkness. Basically, उस टाइम पे जिस समय लिखा गया था, उससे कुछ टाइम पहले जो बाइबल थी वो सिर्फ लैटिन में हुआ करती थी. The original version या फिर एक mother source of the language of the languages like लैटिन, स्पेनिश, इटालियन एटसेट्रा. तो वो यूरोप में हर किसी को समझ में नहीं आता था, एंड यूजुअली हर किसी को लैटिन नहीं आती थी. जैसे इंडिया में संस्कृत बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक उसी तरीके से लैटिन फेमस थी यूरोप में. सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को डार्कनेस में रखने के लिए, ताकि लोग अंधकार में रहे, इग्नोरेंस में जिए, उन्हें ये ना पता चले कि उनका रिलीजन सच में क्या कहता है. इस वजह से बाइबल को ट्रांसलेट नहीं होने दिया. और वैसे भी बहुत मुश्किल काम था क्योंकि प्रिंट नहीं था, तब हैंड रिटन होता था. मोनेस्ट्रीज में मंक्स होते थे जो हैंड राइटिंग से, अपनी कैलीग्राफी से बाइबल को पब्लिश किया करते थे. सो इट वॉजंट वेरी easily accessible for the common man or woman in medieval Europe. All right. So यहाँ पे ये और भी बोलते हैं, to keep the world still in darkness, to intent they might sit in the conscience of the people through vain superstition and false doctrine to satisfy their proud ambition and insatiable covetousness, and to exalt their own honor above king and emperor, and above God himself. Which thing only moved me to translate the New Testament, because I had perceived by experience how it was impossible to establish the lay people in any truth except the scripture were plainly laid before their eyes in their mother tongue, and they might see the process, order, and the meaning of the text. तो यहाँ पे लूथर की जब हम बात करते हैं, ये तो सारे व्यूज थे विलियम टिंडेल के. यहाँ पे जब हम देख रहे हैं एक तरीके से उनका जो एक नैरेटिव है, जो एक हायरार्की एस्टैब्लिश करी गई थी, जो एक सोशल ऑर्डर था जिसमें कि वैटिकन चर्च वाज एट द टॉप, उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं. एंड बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि कैथोलिक चर्च अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया है कि वो गॉड से भी बड़ा होता जा रहा है अपनी अथॉरिटी में. रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो पोप की भी डेथ हो चुकी है. सो द न्यू पोप विल बी इलेक्टेड, एंड डिफरेंट कार्डिनल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी गोइंग टू इलेक्ट द पोप. तो आप करंट अफेयर्स अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चैप्टर को कनेक्ट करने के लिए और समझने के लिए. लूथर रेडिकलिज्म को नहीं सपोर्ट करते थे. उन्होंने जर्मन रूलर्स को एक एडवाइस दी थी कि पेजेंट्स रिबेलियन जो हुआ था 1525 में, उसको सप्रेस किया जाए. लूथर की जो मूवमेंट थी, वी शुड अंडरस्टैंड इट वाज अबाउट मेकिंग बाइबल इजीली एक्सेसिबल टू ऑल. इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे. It does not imply that in any way whatsoever. All right. So, but radicalism survived and merged with the resistance of the Protestants in France, who, persecuted by the Catholic rulers, started claiming the right of people to remove an oppressive ruler and to choose someone of their own liking. लेकिन फ्रांस के अंदर थोड़ा डिफरेंट था. लूथर was in Germany. फ्रांस के अंदर प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने एक तरीके से हैंड्स ज्वाइन कर लिए थे पेजेंट्स के साथ, एंड दे वर सीइंग द रॉयल्टी विच इज बेसिकली द नोबिलिटी एंड
the church as the same, and they wanted to attack both of these establishments, and that is why they joined the Protestant movement. The peasants and the Protestants were one party in France, but not in Germany. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, फ्रांस में काफी सारे बाकी जो कंट्रीज हैं यूरोप में, ठीक उन्हीं की तरह कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट्स को अलाउ किया कि ठीक है, आप जैसे अपना वर्शिप करना चाहते हैं आप करिए, नो प्रॉब्लम। इंग्लैंड में जो रूलर्स थे उन्होंने अपना जो कनेक्शन है विद द चर्च उसके साथ एंड करने का डिसीजन लिया, एंड एट द सेम टाइम नाउ द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च। जैसे कि और पहले ऐसा नहीं था, इसका ठीक उल्टा हुआ करता था, बिकॉज इट वाज द चर्च हु यूज्ड टू गवर्न द नोबिलिटी। जो कैथोलिक चर्च है वो बिल्कुल अब इन सब इम्पैक्ट से बच नहीं पाया। ये सारे जो आइडियाज हैं रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे थे। इन स्पेन एंड इटली, चर्चमैन एम्फसाइज द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ एंड सर्विस टू द पुअर। बेसिकली जो आइडियोलॉजीज हैं प्रोटेस्टेंटिज्म की, वो थोड़ा थोड़ा कैथोलिक चर्च अपने अंदर इनकलकेट कर रहा था और उसको प्रेजेंट कर रहा था अपने फॉलोअर्स के पास। स्पेन में इग्नासियस लोयोला ने एक अटेम्प्ट किया टू कॉम्बैट प्रोटेस्टेंटिज्म। उसने सेटअप करी थी द सोसाइटी ऑफ जीसस, और जो उसके फॉलोअर्स होते थे वो जेसुइट्स होते थे। 1540 में ये किया था, और इनका ये मिशन था बेसिकली कि जो गरीब है उनकी सेवा करना, सर्व द पुअर, एंड टू वाइडन द नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखना, और क्रिश्चियनिटी को एट द सेम टाइम प्रोपगेट करना। मूविंग ऑन, हियर वी हैव अ लुक एट द टाइमलाइन throughout the 16th and 17th centuries. How Thomas More's Utopia published हुई थी 1516 में. Martin Luther writes the 95 Theses in 1517. 95 Theses, उसने basically 95 rules लिखे थे कि कैसे कैथोलिक चर्च लोगों का बेवकूफ बनाता है और इसके अगेंस्ट लोगों को आवाज उठानी चाहिए। 95 reasons of why Catholicism is very different from the original form of Christianity. जो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल रूट्स हैं, जो बाइबल में एक्चुअली लिखा है, उसे एज इट इज फॉलो करना वो सही है एज कंपेयर टू व्हाट द कैथोलिक चर्च टेल्स अस। वो सारे 95 रीजंस बताए थे मार्टिन लूथर ने। 1525 में पेजेंट अपराइजिंग इन जर्मनी। 1543 एंड्रियस वेसेलियस राइट्स ऑन एनाटमी। एनाटमी यानी कि ह्यूमन बॉडी और उसके नर्वस सिस्टम एटसेट्रा। 1559 एंग्लिकन चर्च एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड with the king and queen as its head. 1569 Gerhardus Mercator prepares cylindrical map of the earth. पहला cylindrical map अर्थ का प्रिपेयर किया था Gerhardus Mercator ने। When? 1569. 1582 ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, जिसके हिसाब से 2025 चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा जो कैलेंडर है दैट इज गिवन बाय पोप ग्रेगरी द 13th, और ये हमें मिला है 1582 में। विलियम हार्वी लिंक्स द हार्ट विद ब्लड सर्कुलेशन, ये हुआ था 1628 में। 1673 Academy of Sciences is set up in Paris. 1687 Isaac Newton's Principia Mathematica was published. So टाइमलाइन जस्ट आपको क्लियर रहे, आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते रहेंगे ताकि आप ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको आप अलाइन कर पाएं। द कोपर्निकन रेवोल्यूशन, जो क्रिश्चियन नोशन था कि इंसान एक सिनर के रूप में ही पैदा होता है, वो हमेशा से अलग अलग एंगल से साइंटिस्ट के थ्रू, इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू, फिलोसफर्स के थ्रू क्वेश्चन अप करने जाने लगा था। ये टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोपर्निकस का वर्क रिलीज हुआ था, जो कि था समवेयर इन द अर्ली 16th सेंचुरी, जो कि मार्टिन लूथर का एक कंटेम्पररी था। क्रिश्चियंस ऐसा मानते थे कि अर्थ एक बहुत ज्यादा सिंफुल जगह है, पाप से भरी हुई है, और जो हैवी बर्डन है ये सिन का, उसने अर्थ को एक बहुत ज्यादा इमोबाइल बना रखा है, और जो अर्थ है वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम around which moved the celestial planets. अर्थ सेंटर था rather than the sun. लेकिन कोपर्निकस ने ऐसा कहा कि ये जो planets हैं including the earth, ये revolve करते हैं around the sun अपनी अपनी rotational speed से। A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction of his theory by traditionalist clergymen. For this reason, he did not
want his manuscript De Revolutionibus, the Rotation, to be printed. तो ये जब अपने डेथ बेड पे थे कोपर्निकस, उन्होंने इसे अपने फॉलोअर वाकिम रेटिकस को दिया और उन्होंने ये लोगों के पास उसे लेकर के गए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा और लोगों को ये आइडिया एक्सेप्ट करने के लिए। और काफी आगे जाकर के मतलब कि लगभग 50 इयर्स बाद, in fact, the difference between heaven and earth was bridged through the writings of astronomers like Johannes Kepler and Galileo Galilei. ये जो थ्योरी थी कि अर्थ एक सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये पॉपुलर तो केप्लर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में हो चुका था, जिसने कि ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्लैनेट्स मूव्ड अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इन एलिप्सेस, मतलब सर्कल्स में नहीं एलिप्सेस में घूमता रहता है। गैलीलियो कंफर्म्ड द नोशन ऑफ द डायनामिक वर्ल्ड इन हिज वर्क, द मोशन उसका नाम था। द रेवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद आइजैक न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज और डिस्कवरीज यहां में देखने को मिलती हैं। रीडिंग द यूनिवर्स, यहां पे हम देखते हैं कि गैलीलियो ने एक बार बोला था कि बाइबल है वो जो बेसिकली हमारा पाथ है जिसपे हम अपनी लाइफ में वॉक करते हैं, उसको इल्यूमिनेट करता है, वहां पे लाइट जलाता है। एंड हेवन डज नॉट से मच हाउ ऑन द हेवंस वर्क। द वर्क ऑफ दीज थिंकर्स शोड दैट नॉलेज एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत ज्यादा दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी वजह से ये रेनेसां का टाइम हमें देखने को मिला। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग थिंग्स, तर्क वितर्क करना, लॉजिक से चीजों को क्वेश्चन करना, ये सब हमें देखने को मिलता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे और ये जो इन्वेस्टिगेशंस थी, इन्हें आगे जाकर के फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नाम दिया गया और बायोलॉजी भी धीरे धीरे डेवलप हुई इससे। हिस्टोरियंस इस नए अप्रोच को, ये जो नॉलेज थी बेसिकली इंसानों के बारे में और नेचर के बारे में, इसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो स्केप्टिक्स थे, नॉन बिलीवर्स थे, जो नहीं मानते थे गॉड में, वो अब रिप्लेस करने लगे नेचर को एज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन, कि अब नेचर वर्शिपर्स नेचर को ऑब्जर्व करना और उसे इंपॉर्टेंस देना बढ़ने लग गया था ड्यूरिंग दैट टाइम। Even those who restrained their faith in God started talking about a distinct God who does not directly regulate the act of living in the material world. अगर जो लोग भगवान में भी मानते थे, गॉड में मानते थे, वो ऐसा सोचते थे कि गॉड इज समवेयर अप अबव और वो हमारी डेली लाइफ में, मटीरियलिस्टिक लाइफ में उतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते। सो इंसान की डेस्टिनी उसके खुद के हाथों में है। ये नई थ्योरी अब और देखने को मिल रही थी। ये आइडियाज पॉपुलराइज करे गए थे साइंटिफिक सोसाइटीज के थ्रू, जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी एक नई साइंटिफिक कल्चर के अंडर पब्लिक में। जैसे कि पेरिस एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी 1670 में और द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज फॉर्म करी गई थी 1662 में। इन्होंने यहाँ पे जो सोसाइटी सेटअप करी थी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, यहाँ पे अब धीरे धीरे लेक्चर्स और क्लासेस भी होने लगी थी और एक्सपेरिमेंट्स भी दिए जाने लगे थे ताकि पब्लिक उसे देख पाए और थोड़ा अपना सेंस लगा करके एक बेसिक कॉमन सेंस के साथ, एक ग्राउंड रियलिटी के साथ, एक सिंपल इंटेलिजेंस क्वोशंट के साथ, एक आईक्यू लेवल के साथ, लॉजिकल रीजनिंग एटसेट्रा, क्वेश्चनिंग, इन सब से अब देखा जाने लगा था रिलीजन को। इस पर्सपेक्टिव से लोग ऑपरेट कर रहे थे। क्या एक यूरोपियन रेनेसां था 14th सेंचुरी में? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट अराइजेस। अब हमें रेनेसां का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। रेनेसां मतलब रीबर्थ। अब ये पीरियड क्या एक शार्प ब्रेक था विद द पास्ट एंड फॉर्मिंग न्यू आइडियाज? टेक्निकली कह भी नहीं सकते, बिकॉज अ लॉट ऑफ द न्यू आइडियाज लाइक ह्यूमनिज्म, रियलिज्म एंड ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स का राइज होना अबाउट फिलोसफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ये अब देखा जाने लगा था as something that drew inspiration from ancient Rome and ancient Greece. Plato, Aristotle, इनकी थ्योरीज और ज्यादा स्टडी करी जाने लगी थी, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करा जा रहा था with the invention
of new टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस, जिसका सोर्स हमें चाइना से भी मिलता है थोड़ा बहुत. वील बी ऑल्सो रीडिंग अबाउट दैट. Recent writers like Peter Burke of England have suggested that Burckhardt was exaggerating the sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance, जिसका बेसिक ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में मीनिंग ये होता है लिटरली रीबर्थ या फिर रीबॉर्न होना. और स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स इस पीरियड के सब्स्टिट्यूट कर रहे थे प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड को एंड द व्यू फॉर द क्रिश्चियन वन. These countries these civilizations were pre-Christian civilizations. उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पटिंग, आइडियाज, फिलोसफी, उसको क्रिश्चियनिटी में इनकलकेट करके थोड़ा एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी भी बन रही थी. The only thing that was changing was the feudal system. To a certain extent, people now using their senses and questioning and not blindly following what is written in the scriptures. ये अब हमें देखने को मिल रहा था. साथ में रोमन कल्चर्स में रिलीजन कंटिन्यू टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स. साथ में रेनेसां एक ऐसा पीरियड था जिसे हम डायनामिज्म का पीरियड भी कह सकते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का. और मिडीवल एजेस में ये जो एस्पेक्ट्स थे बहुत ज्यादा सप्रेस करे गए थे और बहुत ज्यादा ग्लूमी एक एरा तभी से माना जाता है. एंड द लैक ऑफ डेवलपमेंट इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन. काफी एलिमेंट्स जो कि रेनेसां से जुड़े हुए थे इटली में वो ट्रेस करे जा सकते हैं 12th और 13th centuries तक. It has been suggested by some historians that in the 9th century in France there had been similar literary and artistic blossoming. 9th century में भी हुआ था, but it reached at its peak during this particular time. जो कल्चरल चेंजेस थे यूरोप में वो शेप नहीं हुए थे थ्रू क्लासिकल सिविलाइजेशन जैसे कि रोम और ग्रीस के थे, वैसे नहीं हुआ था. The archaeological and literary recovery of Roman culture created a greater admiration of that civilization. लेकिन जो टेक्नोलॉजीज थी जैसे या फिर जो स्किल्स थी एशिया के अंदर वो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी थी ग्रीक्स और रोमन्स के कंपैरिजन में. जो वर्ल्ड है अब बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुई थी थ्रू ट्रेड, टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन, और लोग काफी दूर दूर तक अब सेल कर पा रहे थे एंड जो पहले पॉसिबल नहीं था. साथ में इस्लाम का जो एक्सपेंशन था एज अ रिलीजन, एज अ फेथ, एज अ सिविलाइजेशन, उसने काफी ज्यादा चेंजेस करे. एंड मंगोल कॉन्क्वेस्ट्स ने एशिया और यूरोप को लिंक किया था बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ अ रियली बिग एम्पायर एट दैट टाइम. तो इस वजह से लोग अब आइडियाज एक्सचेंज कर पा रहे थे, नई स्किल्स सीख पा रहे थे. एंड यहां तक कि क्योंकि सिल्क रूट का भी टाइम हम इसी दौरान देखते हैं अंडर द मंगोल रूल, एंड नॉट पॉलिटिकली बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग स्किल्स. ट्रेड और लर्निंग स्किल्स का जो एक आइडियाज का आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, मर्चेंट्स इधर से उधर जा रहे थे, ट्रेड चल रहा था, सिल्क रूट था. फ्रॉम कोरिया टू हंगरी was the Mongol Empire, इतना बड़ा था. So that is why in that particular empire trade was flourishing and so was the exchange of ideas and skills at the same time. Also Europeans ने सिर्फ Greeks और Romans से नहीं सीखा but from India as well, from Arabia, from Iran, from Central Asia and China, because during the similar time in India we had also seen French philosophers like Bernier and Manucci was one of the Italians. We had also seen Central Asian travelers like Ibn Battuta. ये सारे भी इंडिया आते थे. मार्को पोलो ने थोड़ा बहुत एशिया के ऊपर लिखा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है उसके बारे में भी लिखा है. And these debts were not acknowledged for a long time because when the history of this period started to be written, historians saw it from a European perspective. ऊपर से ये जो इंपॉर्टेंट चेंज है इस पीरियड में
ये ग्रेजुअली प्राइवेट और पब्लिक लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको शेप करता है। बेसिकली पहले रिलीजन वाज नॉट प्राइवेट अफेयर, इट वाज मोर ऑफ a congregation, being a part of a community, being a part of a group, a part of a particular following, a set of beliefs. So it was something very public. Your religion was very public. It was a part of it was a part of connecting you to the society or to the the commune which was there at that time. बट अब ये देखने को मिल रहा था एक प्राइवेट लाइफ का कॉन्सेप्ट अब आ रहा था, प्राइवेसी बढ़ रही थी लोगों के अंदर। साथ में ऊपर से जो गिल्ड्स थे, मर्चेंट्स के, आर्टिसंस के, स्कल्प्टर्स के, उसमें जो एक आइडेंटिफिकेशन होती थी एक स्कल्प्टर की या फिर किसी भी आर्टिस्ट की, वो अपने गिल्ड से होती थी। जिस भी वो ऑर्गेनाइजेशन से था, जिस भी मर्चेंट कम्युनिटी, जिस भी आर्टिस्टिक कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन करी जाती थी। बट नाउ it was changing to an independent viewpoint, that they were being recognized privately. For example, Michelangelo or Leonardo da Vinci and many more. साथ में 18th century में जो sense थी of the individual would be expressed in a political form, in the belief that individuals had equal political rights. Very important. एक और डेवलपमेंट ये थी कि डिफरेंट रीजन्स जो थे यूरोप में, उन्होंने अपनी सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी डेवलप करनी शुरू कर दी थी। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कैथोलिक है, कौन प्रोटेस्टेंट है, कौन किस किंगडम का पार्ट है, बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट सेंस ऑफ यूनिटी वाज नाउ शिफ्टिंग टू अ लिंग्विस्टिक फॉर्म। Partly Roman Empire, later by Latin and Christianity, was now dissolving into states united by a common language. So here we reach the end of the chapter. कुछ questions यहाँ पर हैं. Which elements of Greek and Roman culture were revived in the 14th and 15th century? Plato, Aristotle, philosophy and astronomy, जो इनके पुराने thoughts लिखे हुए थे, उनको ट्रांसलेट करा जा रहा था अलग अलग कंट्रीज में, इनको पढ़ा जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल इब्न सिना वॉज बींग रेड हियर इन यूरोपियन कंट्रीज, जो कि कैरब था। हाउएवर ग्रीक और रोमन कल्चर ने आर्ट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, बिकॉज न्यू पेंटिंग्स, न्यू स्कल्प्टर्स, और जो एक ब्यूटी और एक आइडियल सेंस ऑफ एस्थेटिक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी इंस्पिरेशन जो आर्टिस्ट 15th और 16th सेंचुरी में ड्रॉ कर रहे थे, वो एंशिएंट ग्रीक और रोमन कल्चर से ही कर रहे थे, बट उसको थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के साथ ब्लेंड करके। कंपेयर डिटेल्स ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिकॉज एज वी हैव सीन बिफोर, मेडिटेरेनियन में इटली पड़ता है, इटालियन कन्फेडरेसीज और स्टेट्स पढ़ रहे थे, एंड इट वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ यूरोप, कनेक्टिंग द वेस्टर्न वर्ल्ड टू द ईस्टर्न वर्ल्ड। बिकॉज अगर किसी को ईस्टर्न यूरोप से ट्रेड करना होता था फ्रॉम द ब्राइजेंटाइन एम्पायर व्हिच हैड कोलैप्स्ड, अब इस्तांबुल बन चुका था, इस्लामिक एम्पायर, जो कंट्रीज थी टर्क्स के अंडर, वी हैव सीन अंडर द इस्लामिक कैलिफेट कंट्रीज लाइक सीरिया, लेबनन, एंड ऑल दीज कंट्रीज हैड ट्रेड विद इटली एंड southern European countries, so that is why their influence was immense. Also, Northern Africa was also a part of the Muslim rule. Algeria, Morocco, Egypt, which are very close. So ये भी coast पे पड़ता है Mediterranean Sea के. So that is why it had inspired Italian architecture. And the details can be like the dome and basically the pillars, the shape of the dome, etc., the walls, इन सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था ये सारी चीज़ें जब इटालियन स्कल्प्टर्स और आर्किटेक्ट्स बना रहे थे, तो दे वर इंस्पायर्ड डीपली फ्रॉम इस्लामिक आर्किटेक्चर। Why were Italian towns the first to experience the ideas of humanism? Because one of the earliest universities was in Italy. इस वजह से जो आइडियाज थे ऑलरेडी, जो ओरिजिनल आइडियाज लिखे हुए थे एंशिएंट रोम के, एंशिएंट ग्रीस के, वो बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसलेट भी होते थे, दे वर स्टिल अवेलेबल। एंड जो वेस्टर्न यूरोप था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन व्हिच वाज रियली सफरिंग
with feudalism, the plague, and famine, peasantry, etc. But exchange of ideas, and also at the same time after the collapse of the Roman Empire during this particular time, ये जो फर्स्ट मिलेनियम था या फिर थोड़ा जो टाइम रहा था ये, इसमें चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था. सो एट द सेम टाइम पीपल वर ओपन टू रीडिंग बिकॉज इट वॉज इन लैटिन ऑल ऑफ द वर्क. सो इट वो जो एक ट्रांसलेशन की एक प्रॉब्लम होती है वो उनको नहीं थी. इस वजह से द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड आर्ट वर एक्चुअली ब्लूमिंग in Italy at that time. Compare the Venetian idea of good government with those in contemporary France. The Venetian idea of good government in as compared to contemporary France was the Protestant movement, as we can see. Also, we have noticed that the Venetian viewpoint was that drawing inspiration from the early Roman Empire and inculcating it with the church and its values, the Catholic Church. In France, there was also a peasant movement that was going on parallelly. Instability was there, and at the same time, we have noticed that their Catholic Church was also crumbling due to this particular revolution. So that is the difference that we have seen. Also, right, answer in a short essay, what are the features of humanist thought? Philosophy, and also at the same time human ideas को समझना, art, human behavior, human history, human culture and politics, ये humanist theories थी and इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था इटली में उस टाइम पे. Write a careful account of how the world appeared different to 17th century Europeans because वो बहुत ज़्यादा develop कर रहे थे and at the same time as trade was increasing, trade और ज़्यादा facilitate हो रहा था with new discoveries, new technologies, navigation, etc. इन सब चीज़ों की वजह से now they were on the verge or they were basically ready to colonize other weaker countries, and that's exactly what happened. So here we reach the end of the chapter. I hope you have understood, comprehended, and were there with us through the entire time. If you have any doubts, you can rewind this video or look at the previous parts of the same video. And rest. I wish you all the best, and this was the 5th chapter of your class 11th NCERT history, जिसका नाम था Changing Cultural Traditions. Make sure you like, share and subscribe, and also leave a comment on this channel and also on this video. Thank you, Team Educate.